ओके देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा सेकेंड यूनिट में हमने टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस देखा है। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगी, वो रह गया है, वो मैं कराने वाली हूँ। उसके बाद फिर हमने क्या राउथ हर्विट्स क्राइटेरियन देखा है, ठीक है, वो जो राउथ टेबल हम बनाते थे। उसके बाद फिर उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ओके, अब अभी फिर आगे का ये एक टॉपिक है अपने पास, रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस। ओके, तो ये क्या है एक्चुअली देखते हैं हम लोग, ठीक है। आपके इसमें है आपके सिलेबस में दिया हुआ है ये रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस। ओके, देखिए, once a system is found to be stable, the relative stability of the system can be determined quantitatively by finding the settling time of the dominant roots of the characteristic equation। देखिए हमने जब स्टेबिलिटी पढ़ा था, आपको जब स्टेबिलिटी समझाई थी मैं, तो स्टेबिलिटी में फिर दो तरह के स्टेबिलिटी देखे थे हमने। एक तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देखा था और एक रिलेटिव स्टेबिलिटी देखा था, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, रिलेटिव स्टेबिलिटी जो होता है वो क्वांटिटेटिव स्टेबिलिटी होता है। ओके, मींस आफ्टर जब आपको पता चल जाता है कि हाँ दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज स्टेबल, फिर उसके बाद आप वो हाउ मच दैट सिस्टम इज स्टेबल, तो वो जो हाउ मच है वो हम पता लगाते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी में, ठीक है। और जो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी होता था वो जस्ट एक हाँ या ना में रहता है, लाइक कि वेदर दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, यस और नो, ये इसमें ही रहता है। बट जो रिलेटिव स्टेबिलिटी उसमें हम आगे स्टडी करते हैं कि कितना जो भी वो जो सिस्टम है वो कितना स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि once a system is found to be stable, the relative stability of the system can be determined quantitatively, ठीक है, by finding the settling time of the dominant roots of the characteristic equation। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो स्टेबल है, तो हम रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ओके, और हम उसके थ्रू फिर हम सेटलिंग टाइम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, और आप लोगों को मैंने सेटलिंग टाइम वगैरह के भी फॉर्मूलाज बताए थे, वो सारी डेफिनेशंस। ये किसका चालू है, बंद करिए, तो म्यूट करिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि आपको मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, फिर पीक ओवरशूट, पीक टाइम, वो सभी, ठीक है। तो ये जो सब मैंने करवाया था आप लोगों को, वो भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। उसके उसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं और उसका डेफिनेशंस भी आता है। सो दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ और इसमें सभी चीज़ दिया हुआ है। Since the settling time is inversely proportional to the real part of the dominant root, the relative stability can be specified by requiring that all the roots must lie in the left of S plane। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला होता है TS इज इक्वल्स टू, अच्छा अब मैंने ये बताया था कि 2% टॉलरेंस बैंड के लिए और 5% टॉलरेंस बैंड के लिए, दोनों के लिए अलग अलग सेटलिंग टाइम होती है। तो हम जनरली 2% ऑफ टॉलरेंस बैंड के लिए निकालते हैं। तो फॉर 2% टॉलरेंस बैंड हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, ठीक है, जिसमें से जीटा क्या होता है, डैम्पिंग रेशो बोलते हैं, और ओमेगा एन को बोलते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। सो in proportion to the real part of the dominant roots, the relative stability can be specified by requiring that the roots must lie in them। अच्छा, और जब हम बोलते हैं कि दैट अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो स्टेबल है, तो उसका मतलब क्या रहता है कि उसके जो रूट्स हैं, ठीक है, वो जो रूट्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम यही बोलते हैं ना, हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम स्टेबल है तो उसके जो रूट्स हैं इट शुड लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ एस प्लेन, ठीक है, मतलब वो रूट को नेगेटिव होना चाहिए। ओके, the characteristic equation of the system under study is then modified by shifting the origin of the s plane to s equals to minus sigma। this is some रियल पार्ट, ठीक है, ये कोई रियल पार्ट है जिसको सिग्मा से डिनोट किया गया है। तो देखिए, ये जो रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब आपको
ये एनालिसिस करना रहेगा, तो व्हाट यू हैव टू डू कि आप जस्ट जो रूट्स हैं उसमें आप ये सब्स्टिट्यूट करके देखिए, सम वैल्यू माइनस सम नेगेटिव वैल्यू। तो इससे क्या है कि जो, जैसे देखिए मैं बता रही हूँ आपको, जैसे सपोज यहाँ पे वो जो आपका रूट है वो लाई कर रहा है इस पॉइंट, इस यहाँ पे, ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज योर राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, है ना। सपोज इसकी वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू 1 है, ओके। तो अगर आपने जैसे, मतलब ये क्या हो गया, अब s-1 हो गया ना आपका रूट। तो अगर आप अपने रूट पे, ठीक है, इस पे अगर यू आर प्रोवाइडिंग दिस वैल्यू, तो सपोज इसको मान लीजिए s+3 ले लीजिए, ओके। तो जब s+3 लेंगे, s की वैल्यू को आप s+3 ले रहे हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, s+2 हो जाएगा। तो जब s+2 हो जाएगा मतलब s की वैल्यू क्या हो गई, s=2 हो गया -2। तो जब s की वैल्यू -2 होगी तो अब फिर रूट कहाँ लाई करेगा, इस साइड लाई करेगा, है ना। तो ये चीज़ बताई गई है रिलेटिव स्टेबिलिटी में, कि आपको अगर वो आपका सिस्टम स्टेबल नहीं रहता है, तो आप रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालने के लिए आप फिर ये शिफ्टिंग प्रोवाइड करके आगे फिर प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। मैंने आपको ये कराया भी नहीं था टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पे, तो उस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। मतलब एग्जाम में इसमें इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आता ही है, एकदम 100% श्योर आता ही है। अगर अगर बाई चांस नहीं आया तो जो सेटलिंग टाइम है, राइस टाइम, मैंने जो सब बताया था ना, वो उस पे या तो फिर डेफिनेशन आएगा, बट न्यूमेरिकल एकदम मस्ट आता ही है, ओके। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस इन फॉर दिस न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है आपको, कैलकुलेट डैम्पिंग रेशियो एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ लाइक सिंबल्स नहीं दिए हैं आपको, आपको बस आपको यहाँ पे क्या डैम्पिंग रेशो बोला है और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों चीज कौन क्या है, बताइए तो। ये क्या है, किससे डिनोट करते हैं हम डैम्पिंग रेशो को, बताइए। जीटा से। और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ओमेगा एन से, गुड। ये दोनों, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा याद पे रखना है, एंड दिस इज बेसिक चीज़ें, आप ये तो पता होनी ही चाहिए ना कि डैम्पिंग रेशियो क्या होता है एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। तो आपको जीटा एंड ओमेगा एन निकालना है ऑफ ऑसिलेशंस फॉर दी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ओके, ऑफ अ सर्वो सिस्टम विथ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक सिस्टम यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। अगर बाई चांस आपको सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होता और ये फीडबैक के बारे में कुछ नहीं बताता, यूनिटी फीडबैक है क्या है, तो उस केस में ना आप यूनिटी फीडबैक ही लेना, ओके। जब ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप यूनिटी फीडबैक सिस्टम ही लेंगे, वही कंसिडर करेंगे। और साथ ही साथ आप लिख दिया करना कि वी आर कंसिडरिंग यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ठीक है, अगर इफ इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो, यूनिटी फीडबैक सिस्टम तो दिया है लेकिन पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव है, ये भी नहीं दिया है ना। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, जनरली हम कौन सा फीडबैक यूज करते हैं, नेगेटिव फीडबैक। तो आप नेगेटिव फीडबैक कंसिडर करके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। तो देखो, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या होता है, जी होता है, ठीक है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये देखो जीएस जो है आपको दिया हुआ है। तो अब आपको, क्योंकि आपको क्या टाइम रिस्पांस एनालिसिस करना है, आपको जीटा निकालना है और ओमेगा एन निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, मैंने बताया था आप लोगों को ना, कि सी एस अपॉन आर क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, और फिर साथ में फिर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर,
ओके, ये होता है ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड आपका फॉर्मूला होता है, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विच इज जी, इट इज गिवन, ओके। सो यू हैव टू ऑपरेट दिस। तो जब आप ये निकालेंगे तो जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस करते हैं। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है यूनिटी फीडबैक है, तो एच एस की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी, ठीक है। बाकी एज इट इज रहेगा, जीएस की वैल्यू जो दी है वो आप पुट करेंगे। तो देखो आपने फिर ये पुट किया, तो पुट किया तो क्या, जीएस अपॉन 1 प्लस एच एस इंटू जी एस किया है, ओके। फिर सब कैलकुलेशन किया हमने, सो वी आर हैविंग दिस वैल्यू, ठीक है। आफ्टर आफ्टर दिस हमको ये मिल गया, मतलब 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 20 हो गया। इतना समझा कि आप लोगों को, बताइए पहले, बताइए पहले, इतना समझा आप लोगों को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अगर आपको नहीं समझ आता तो पूछिए, क्योंकि ये आना ही चाहिए आपको, ये आता है हमेशा एग्जाम में। एक बार आप देख लीजिए फिर मुझे पूछिए। बोलो। कौन सेकंड ऑर्डर है? हाँ ठीक है, सेकंड ऑर्डर वाला, लेकिन अरे लेकिन ये तो फॉर्मूला होता ही है ना हमारा, हम तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। आउटपुट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, ये बोलते हैं हम लोग। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब सी एस बाई आर एस जब निकालते हैं तो वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, ये होता है फॉर्मूला, आप देखिए मैंने आपको बताया है। तुम थोड़ा धीरे बोलो या स्लोली बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। हाँ, अरे 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 ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए होता है, ये जनरली जनरली अगर आप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, अगर आपको डेफिनेशन पूछेगा ट्रांसफर फंक्शन का, तो आप क्या बोलते हो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज योर ट्रांसफर फंक्शन। तो जो सी एस होता है वो हम यहाँ पे आउटपुट कंसिडर करते हैं और आर एस को हम इनपुट कंसिडर करते हैं। हेलो, हाँ तो ये, हाँ समझा, समझा अब तुमको? समझ आई क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, फिर ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है ना, यहाँ तक आपको समझ आ गया? ओके। स्क्रीन ठीक है या बड़ा करूँ फॉन्ट इसका? अच्छा अब देखो कि आपको ट्रांसफर फंक्शन मिला क्या है। ये आपको मिल गया ट्रांसफर फंक्शन, लेकिन देखिए स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर होता है, मतलब ये और ये वैल्यू दोनों सेम होती है। बट देखिए यहाँ पे दोनों सेम है क्या, ये तो 20 हो गया, ये 10 हो गया। अब तो दिक्कत हो गई। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जब ऐसा कंडीशन रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जो रहता है एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 20 है, तो ये वाला जो वैल्यू रहता है 20 वाला, ये वाली जो वैल्यू रहती है उसी वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। तो हमको क्या है, ये ऊपर वाले को भी सेम वैल्यू लाना है, तभी तो वो जो पर्टिकुलर इसका जो फॉर्मूला है या जो इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो सेटिस्फाई होगा ना। तो इसलिए हम इसे, ये वाले पार्ट को भी हमें 20 करना पड़ेगा। तो 20 कैसे कर सकते हैं, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, और फिर पूरे सिस्टम को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरे सिस्टम को। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को और फिर 2 से डिवाइड भी कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को, ओके।
तो अब आपको ये मिल गया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ओके, अब यहाँ से ये देखिए, ये अब आपको क्या करना है, ये जो आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो आपके पास जो है ये वाला, ये दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो आपने जब कंपेयर किया तो ओमेगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, √20 होगा। ठीक है, √20 हो गया। तो आपने फिर आगे कैलकुलेशन किया, सो यू गॉट दिस वैल्यू 4.47 रेडियंस पर सेकेंड, बिकॉज दिस इज योर नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये आप रेडियंस में लिखेंगे, रेडियंस पर सेकेंड में यूनिट प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब आपको ओमेगा एन मिल गया। अब आपको जीटा निकालना है। तो देखिए अगेन आप कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ देखिए जीटा वाला पार्ट कहाँ है, इस वाले सेक्शन में है। तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 7 हो गया, है ना। तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 7 हो गया। तो यहाँ से फिर आपको जीटा की वैल्यू फिर मिल गई ये, और जीटा का कोई यूनिट नहीं रहता। ठीक है, दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी जीटा। तो आपको ये आंसर मिल गया। समझ आया इतना आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना, जैसे सॉल्यूशन, सपोज ये क्वेश्चन आ गया आपको एग्जाम में, आपने ये सॉल्व किया, ठीक है। तो जब आप जहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन कौन कौन सा चीज़ पूछा है, ओमेगा एन पूछा है और जीटा पूछा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने ओमेगा एन की वैल्यू निकाली ना, जहाँ पे आंसर आया वहाँ पे फिर ना ओमेगा एन इस ये आप लिख के फिर ना ऐसे बॉक्स बना दिया करो, ऐसे बॉक्स बना दिया करो, और यहाँ पे साइड में ऐसे आंसर लिख दिया करो ऐसे। तो क्या है ना, जो चेक करते रहेगा ना उसको बराबर दिखेगा, हाँ भाई यहाँ पे इसने आंसर बना दिया है। वैसे ये जेड जीटा को यहाँ पे ऐसे लिख कर दो, जीटा इज इक्वल्स टू 0.782, और फिर इसको बॉक्स में भर दो। ठीक है, ऐसे क्या एक अच्छा भी लगता है दिखने में, और फिर बराबर जो चेक कर रहा है उसको अच्छे से दिखता है। ठीक है, क्लियरली। सो ये सब चीज़ें थोड़ा फॉलो किया करो। ठीक है, ओके। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका ही है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ गिवन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज गिवन बाय दिस। अगेन यू आर हैविंग व्हाट, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। एक मिनट, ओके, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये एक्चुअली थोड़ा रॉन्ग सॉल्व हुआ है मुझसे, मैं ये नेक्स्ट क्लास में ये सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है, भले इसने जीएस से रिप्रेजेंट किया है, बट दिस इज योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। मतलब आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को डायरेक्टली आप ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन 2 जीटा ओमेगा, मतलब ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ये जो स्टैंडर्ड है ना एक्सप्रेशन, इससे आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसको कुछ और आगे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू क्या दिख रही है, 10 दिख रही है, फिर 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 10 हो गया, फिर यहाँ से जीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं आपको ये फिर से सॉल्व करके दिखाऊंगी, मैंने थोड़ा रॉन्ग कैलकुलेशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी इसको। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी फिलहाल नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, RH क्राइटेरियन का मतलब राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन का प्रॉब्लम है। ओके, ये हम करते हैं। Consider characteristic equation of closed loop control system as s cube plus 3k s square plus k plus 2s plus 4 is equals to 0. ठीक है, find range of k using RH criterion so that system is stable. देखो आपको क्या यहाँ पे बोल रहा है, k का रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, RH क्राइटेरियन का यूज करके, ताकि मतलब ऐसा रेंज फाइंड करना है के का कि आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल हो जाए। ओके, सो अब आप सॉल्यूशन स्टार्ट किए यहाँ से। तो सबसे पहले आपको मैंने तो बताया ही है कि जब आप ये क्वेश्चन, ये राउथ क्राइटेरियन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे फर्स्ट आप राउथ टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो राउथ टेबल आपने बनाया,
तो हम सब ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, तो 3 का पावर है, एस क्यूब है मतलब। सो यहाँ पे हम एस क्यूब लिखेंगे और जस्ट नीचे एस स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब एस क्यूब के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखते हैं। तो एस क्यूब के मीन्स इसके इस रो के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो एस क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है ना, सिर्फ एस क्यूब है मतलब 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब फिर एस स्क्वायर वाला छोड़ दीजिए, अब एस वाला पकड़िए, ठीक है। तो एस की क्या कोफिशिएंट दिए हैं यहाँ पे, k+2 दिया है, तो यहाँ पे आप k+2 लिखेंगे। उसके बाद फिर हाँ, फिर आगे देखिए, तो आगे सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, अगर इसके आगे और भी कुछ एलिमेंट रहता तो वो एलिमेंट को फिर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ बट हियर और एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ इसके जस्ट बाद ये है, ओके। तो यहीं पे खत्म हो गया पहला वाला रो। अब सेकेंड रो बनाएंगे एस स्क्वायर का। तो एस स्क्वायर का फिर यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट क्या था कि 3k था, तो मैंने यहाँ पे 3k लिख दिया, ओके। अब फिर इसके नेक्स्ट वाला छोड़ के उसके आगे वाला मतलब ये वाला पकड़ेंगे, तो ये 4 डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया मैंने, 4 आ गया। अब आपको S1 वाला रो ड्रॉ करना है, ओके। तो अब S1 वाला रो कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए मतलब इसके कोफिशिएंट कैसे बनाएंगे हम, 3k इंटू k+2 माइनस 1 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय 3k, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये आ गया वैल्यू, ओके। अब नेक्स्ट एलिमेंट, तो नेक्स्ट एलिमेंट का कोफिशिएंट कैसे आएगा, 3k इंटू दिस, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, मतलब ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, ओके। अब आगे देखते हैं। अब S0 वाला रो कैलकुलेट करना है, तो ये कैसे करते हैं, जस्ट ऊपर वाला जो वैल्यू आया वो मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस ये वाला वैल्यू इंटू ये अपॉन अगेन दिस, ठीक है। सो आपको यहाँ से फिर 4 मिल गया, समझे आप ये वाला। समझ गए ना। हेलो, ये वाला ये वाला ये वाला, अरे देखो ये हम ये कोफिशिएंट कैसे लाते हैं, अगर आपको S1 वाले रो के कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू, अगर फर्स्ट वाला रो फर्स्ट वाले कॉलम पे आप अगर वर्क कर रहे हैं और ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाले रो का ये एलिमेंट इंटू ये एलिमेंट माइनस ये इंटू ये। तो देखिए यहाँ पे वैसे किया मैंने 3k इंटू 3k+2, ठीक है, माइनस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 तो 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, और फिर होल अपॉन 3k किया, गॉट इट। फिर उसके बाद हाँ, फिर क्या किया, 3k से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 3k से ये डिवाइड करूंगी मैं, तो 3k कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर k+2 बचेगा यहाँ पे, और फिर माइनस 4/3k बच गया ये, और यहाँ पे ये 0 कैसे आया, क्योंकि 3k इंटू ये वाला एलिमेंट चाहिए था हमें, और ये वाला एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दिया, ओके। और फिर S0 के निकालने के लिए फिर क्या किया मैंने, ये पूरा जो आया है ये वैल्यू इंटू ये किया, ठीक है, माइनस 3k इंटू 0 किया, तो ये तो 0 ही हो गया, कोई मतलब नहीं रहा, मतलब अभी आपके पास क्या ये और ये है, और फिर उसके बाद होल डिवाइड बाय ये ही करूंगी ना, तो जब होल डिवाइड बाय ये करूंगी तो फिर अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा, समझे। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको k का रेंज निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, जब सिस्टम स्टेबल होगा तो आपने तो ये टेबल ड्रॉ कर दिया, ओके। अब हम लोग को नेक्स्ट जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या बोला है, सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, तो सिस्टम स्टेबल कब होता है, जब हम राउथ टेबल में जो ये वाला जो कॉलम रहता है, फर्स्ट वाला कॉलम जो होता है वो जब पॉजिटिव वैल्यू रहती है उसके सारे एलिमेंट्स, तभी आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, के की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए कि वो पॉजिटिव हो, मुझे क्या करना चाहिए, 3k ग्रेटर देन 0 करना चाहिए,
या 3 के लेस देन 0 करना चाहिए? बताइए आप ही, क्योंकि मुझे फर्स्ट वाला जो कॉलम है, ये वाले जो कॉलम्स के जितने एलिमेंट्स हैं उसको मुझे पॉजिटिव वैल्यू करना है, ठीक है, तभी मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। तो मुझे कौन सा कंडीशन अप्लाई करना चाहिए, ये वाला कंडीशन या ये वाला कंडीशन? 3 के ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये 3 के ग्रेटर देन 0 करेंगे क्योंकि तभी हमें k की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ आगे आप इसे ऑल सॉल्व, देखो मैंने यहाँ पे वही किया, 3 के ग्रेटर देन 0 किया, ठीक है, फिर आगे और सॉल्व किया तो देखो 3 इधर चला जाएगा तो 0 हो गया, फिर k ग्रेटर देन 0 हुआ, एक ये कंडीशन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब वैसे ही मुझे ये वाला एलिमेंट को भी पॉजिटिव करना है ना भाई, तभी तो मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। तो ये वाले एलिमेंट को पॉजिटिव करने के लिए अगेन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पुट दिस ग्रेटर देन साइन, मतलब k प्लस 2 माइनस 4/3k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये मैंने फिर पुट कर दिया। फिर जब ये मैंने पुट किया तो फिर क्या आया, k प्लस 2 ग्रेटर देन 4/3 के आया, फिर मैंने फिर आगे इसको सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया मेरा, क्योंकि 3k को मैं इस साइड शिफ्ट की तो 3k इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 3k इंटू के मतलब 3k स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 3k तो 6k हो गया, और फिर यहाँ पे 4 बचा था तो 4 को मैंने इधर शिफ्ट किया तो -4 हो गया। ओके, अब आप इसका क्या बोलते हैं, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो ना, तो कैलकुलेटर में आपको फिर ये एक्सप्रेशन पुट करके k की वैल्यू निकालनी है। तो वहाँ से फिर मुझे, या फिर आप वो वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने 10th में पढ़ा था, क्या होता है, प्लस माइनस बी, नहीं क्या होता है यार वो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4ac होता है क्या, नहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद आ रहा है क्या तुम लोग का फॉर्मूला, अपॉन 2a, याद है? एनीवेज हाँ याद है ना, ठीक है, याद है तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए, अदरवाइज आप के पास कैलकुलेटर तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व फ्रॉम दैट, ठीक है, तो वहाँ से आपको ये दोनों वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो k ग्रेटर देन -2.52 बोल रहे हैं और k ग्रेटर देन 0.527 बोल रहे हैं, तो मुझे दोनों में से कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये वाला यूज़ करना चाहिए ना, क्योंकि देखिए कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो वो हमेशा किसी छोटे से छोटे पॉजिटिव वैल्यू से छोटी ही होती है, मतलब जैसे यहाँ पे 0.5 है ना, 0.527 है और ये -2.52 है, तो माइनस अगर कोई वैल्यू आई और कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो आप हमेशा किसका साथ किसको बोलोगे कि कौन सा बड़ा है बोलोगे, इस वाले को, जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा उसी को बड़ा है बोलोगे ना। तो जब यहाँ पे ग्रेटर देन का कंडीशन आ ही रहा है k ग्रेटर देन ये, तो आप ये ले लीजिए, अगर आप सपोज ये वाला अगर आपने चूज किया होगा k ग्रेटर देन -2.52, तो अगर k ग्रेटर देन -2.52 हो गया, मतलब सपोज k की वैल्यू -1 हो गई, तो अगर k की वैल्यू -1 हो गई तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा सेटिस्फाई, क्योंकि k की वैल्यू तो -1 है, तो -1 क्या 0.527 से बड़ी होती है क्या, नहीं होती है, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला कंडीशन लिया कि k विल बी ग्रेटर देन 0.527। तो सपोज यहाँ से आपने k की वैल्यू 1 रख ली, तो 1 तो हमेशा इससे बड़ा ही होता है और इससे भी बड़ा है, तो इसलिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो मैंने ये कंडीशन ले लिया। ओके, अब देखो आपके पास दो कंडीशंस हैं, वन इज k ग्रेटर देन 0 और सेकेंड वन इज k ग्रेटर देन 0.527, ठीक है, मतलब क्या कि k एक पॉजिटिव वैल्यू ही है, ओके, पॉजिटिव वैल्यू है और 0.527 के बाद वाली कुछ कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए तो देखिए यहाँ पे दिख रहा ना स्क्रीन, ये वाला गायब तो नहीं हो गया, हेलो, हाँ 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 हाँ, तो देखो मैं क्या बोल रही कि जो k रहेगा वो हमेशा इससे बड़ा ही होगा, तो देखो आगे फिर मैंने इसका कंडीशन दे दिया है, इसका जो रेंज रहेगा उसको वो दे दिया है, तो ये क्या रहेगा k इन्फिनिटी से छोटा ही रहेगा k की वैल्यू, बट 0.527 से बड़ी रहेगी, देन ओनली द गिवन सिस्टम विल बी स्टेबल, अंडरस्टैंड इतना, ठीक है ना, समझ आ गया आप सबको?
ओके, गुड। चलो ठीक है फिर। हाँ, अब ओके, एक और चीज़ था वो रह गया था, वो मैंने उसका पीपीटी बनाया है, ठीक है। वो रह गई थी तो वो मैं शो करती हूँ।